Good morning, students. Today we are going to start your sociology portion. Okay, you have two books in sociology, book 1 and book 2. The chapter which I am going to start is belonged with book 2. Okay, this is the chapter 1 of sociology, book 2, social structure, stratification and social processes in society. So first of all, you should know about the sociology. What is sociology? Why you need to study the sociology? ओके, तो सोशोलॉजी जो है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है वो हमें सोशोलॉजी बताता है. ठीक है, सोशोलॉजी का जो मेन कंसर्न है, सेंट्रल कंसर्न है, वो उसका इस पर्सपेक्टिव को जानना है कि एक व्यक्ति और समाज में, सोसाइटी में के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है. ठीक है, और साथ ही इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना होगा. कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस. तो सबसे पहले हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना. कोई भी जो चीज़ है, कोई भी कुछ भी है, तो वो कैसे बना हुआ है, किन किन मटेरियल से या किन किन पर्टिकुलर थिंग से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज़ स्ट्रक्चर. ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे सोसाइटी का स्ट्रक्चर. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो ये टर्म है वो इस फैक्ट पर पॉइंट करता है कि सोसाइटी क्या है? स्ट्रक्चर्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है या फिर एक पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड है. ओके, सोशल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब सोशल स्ट्रक्चर क्या रेफर करेगा, है ना? लोगों का जो बिहेवियर है, जो समाज में रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो किस तरह की रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, है ना? उसका पैटर्न किस तरह से रेगुलेट होता है, इसके बारे में सोशल स्ट्रक्चर जो है रेफ़र करता है. लोगों का जो आपसी संबंध है, उनका एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर का पैटर्न है, किस तरह से एक दूसरे के साथ वो डील करते हैं, सोसाइटी के साथ किस तरह डील करते हैं, किन नियमों को मानते हैं, किन नियमों के आधार पर वो समाज के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं, ये सब कुछ सोशल स्ट्रक्चर रेफ़र करता है ना? रेगुलेटरीज, द रेगुलेटरीज और पैटर्न एग्जिस्ट due to the fact that it is repeated across periods of time and distances of space, है ना? जो ये रेगुलेटरीज़ हैं, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग का या किसी इंडिविजुअल का जो सोसाइटी में रहते हैं, उनका सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है या फिर उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर है ना, उसका जो पैटर्न है, किस पैटर्न के तहत या किस नियम के तहत वो अपने संबंध स्थापित करते हैं समाज के साथ, वो सोशल स्ट्रक्चर उसको रेफ़र करता है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है या रेगुलेटरी है वो इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि समय और जो डिस्टेंस है, समय का जो अलग अलग पीरियड आता है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग समय है, और जो डिस्टेंसेस हैं, जो स्पेस है ना, उस पर डिपेंड करता है ये कि किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है. एग्ज़ाम्पल के लिए स्कूल है ना? स्कूल चाहे कोई सा भी स्कूल हो, ठीक है, वहाँ पर हमेशा हर स्कूल में एक ही सेम पैटर्न पर ही लोगों का बिहेवियर होता है. किस तरह का? कि हर स्कूल में जो है, कोई भी स्कूल है, वहाँ पर हर स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती है, हर स्कूल में असेंबलीज़ होती हैं, हर स्कूल में टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है. चाहे वो कहीं का भी स्कूल हो, चाहे वो यूपी का स्कूल हो, एमपी का स्कूल हो, या फिर कहीं का भी वर्ल्ड में किसी भी प्लेस का स्कूल हो, हर स्कूल में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है. ठीक है, और ये हमेशा रिपीट किया जाता रहा, चाहे पिछले कई सालों से
साल दर साल यही पैटर्न रिपीट किया जाता है। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन रिलेशनशिप से बनता है। समझ में आ गया आपको इतना? दीज आर पैटर्न्ड एंड अरेंज्ड। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी है क्या है? पैटर्न्ड है, अरेंज्ड है, संगठित है। ठीक है, रेगुलरिटीज विच आर रिपीटेड अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस। और किन नियमों पर या किन पैटर्न पर आधारित है? जो समय और डिस्टेंस के साथ रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये है सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग। देन सोशल स्ट्रक्चर जो है हर सोशल इंस्टीट्यूट को एग्जिस्ट करता है। सोशल स्ट्रक्चर में हर सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें शामिल है ना। However, changes take place in social structure when individuals who are part of different social institutes introduce changes, है ना। जो चेंजेस होते हैं सोशल स्ट्रक्चर में, कैसे होते हैं चेंजेस? जब कोई इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होता है, जब वो नया चेंज इंट्रोड्यूस करता है सोसाइटी में, तब सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं। तो जो चेंजेस जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो इस तरह से बदलाव भी आता है समय के साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के इंटरफेरेंस के साथ। सोशल स्ट्रक्चर में इस तरह से बदलाव आता है। चेंजेस टेक प्लेस थ्रू ईदर कोऑपरेटिव बिहेवियर और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू कंपटीशन। तो जो चेंजेस आते हैं सोशल स्ट्रक्चर में, है ना, वो किन किन कारणों से आ सकते हैं? पहला तो ये कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना है इंडिविजुअल्स की, या फिर उनमें आपस में कंपटीशन के कारण कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है ना। दो कारणों से बदलाव आता है सोसाइटी में। एक तो या तो वो आपसी सहयोग का बिहेवियर है उनका, या फिर कंपटीशन उन दोनों में उनमें इतना है कि वो उसके कारण उनके बीच में कोई सीरियस विवाद या सीरियस कॉन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा सीरियस है। इसमें जो एक सोशोलॉजिस्ट हैं डंकिन, है ना, तो डंकिन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। डंकिन के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ पर कॉन्स्ट्रेन करता है। ठीक है, क्या बताया डंकिन ने? अकॉर्डिंग टू डंकिन, सोशल स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेन्स आर एक्टिविटीज़ इन अ पैरेलल वे, सेटिंग लिमिट्स टू व्हाट वी कैन डू एज इंडिविजुअल्स. इट इज़ एक्सटर्नल टू अस एज इंडिविजुअल. डंकिन का कहना है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ को एक पैरेलल वे में कॉन्स्ट्रेन करता है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पैरेलल वे में उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और इंडिविजुअल्स जो भी करते हैं या जो भी वो करते हैं कर सकते हैं उसके लिए एक लिमिट सेट करता है ना। ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक हर व्यक्ति का एक बाहरी ये उसका स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, उस पर सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, ऐसा डंकिन का मानना है। कार्ल मार्क्स जी बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट हुए हैं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स जो है वो भी कॉन्सेंट्रेट पर ही एम्फेसाइज करते हैं, है ना। एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेट्स दैट सोशल स्ट्रक्चर एक्सर्ट ऑन इंडिविजुअल. उनका भी मानना है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल्स पर ही डिपेंड करता है, उनके बिहेवियर पर ही एक्सर्ट करता है ना। बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस्ड ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी, लेकिन साथ ही वो व्यक्ति की रचनात्मकता, जो उसकी क्रिएटिविटी है, उस पर भी स्ट्रेस करता है, उस पर भी प्रहार करता है। या फिर एजेंसी, जो ह्यूमन बिहेवियर
के रिप्रोडक्शन को लीड करता है, या फिर सोशल स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाने के लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी में चेंज लाती है ना, इस पर भी स्ट्रेस करता है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो डंकिन है और कार्ल मार्क्स है, दोनों के लगभग सेम ही डेफिनेशन से, दोनों का जो मीनिंग है सोशल स्ट्रक्चर का लगभग सेम है, बस थोड़ा सा उनमें अंतर है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब जानेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic rewards। जो स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड है वो उसका मतलब क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन इस टर्म पर इस टर्म को रेफर करता है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में जो ग्रुप्स के बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, किस टर्म में इनइक्वालिटीज़ हैं? उनकी मटेरियल या फिर सिंबॉलिक रिवॉर्ड को लेकर के। ठीक है, तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसके स्ट्रक्चर को रेफ़र करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। ये एक सिस्टम है सोसाइटी का जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप को हाई या फिर लो पोजीशन में उनके है ना, इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप है उनको हाई या फिर उनके लो पोजीशन के बेस पर उनको बांटता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक जो सोसाइटी में ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, इस टर्म को लेकर के स्ट्रेटिफिकेशन की परिभाषा दी गई है ना। ये एक ऐसा सिस्टम है सोसाइटी का जिसमें लोगों के या फिर ग्रुप, एक पूरे ग्रुप के को उसके हाई या लो पोजीशन के अकॉर्डिंग आंकता है। स्ट्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आइडिया पर को रेफ़र करता है, इस आइडिया को बताता है कि जो सोसाइटी है वो पैटर्न्ड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है ना, पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है इस आइडिया पर को रेफ़र करता है कि सोसाइटी जो है वो अनइक्वल ग्रुप्स के पैटर्न स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, हाई और लो पोजीशन, मतलब सोसाइटी में अमीर व्यक्ति भी रहता है, गरीब भी रहता है, लिटरेट पर्सन भी है, इलिटरेट पर्सन भी है ना। हर तरह के व्यक्ति सोसाइटी में रहते हैं, हर तरह का ग्रुप है सोसाइटी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटिफिकेशन का, इसी आइडिया पर बेस्ड है कि जो सोसाइटी है अनइक्वल ग्रुप्स में बटा हुआ है। ठीक है, असमानता है सोसाइटी में। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर रिलेटेड टू वेरियस स्ट्रेटा, है ना। नो इंडिविजुअल कैन फुलफिल ऑल हिज नीड्स अलोन। लेकिन जो तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फंक्शन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या बताता है कि जो समाज है वो अनइक्वल ग्रुप में, सोसाइटी जो है अनइक्वल ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो ये जो फंक्शन हैं इस ग्रुप के, अलग अलग ग्रुप के जो अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ, तो इन अलग अलग ग्रुप्स के जो फंक्शन हैं उस पर डिपेंड करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतें खुद ही पूरी नहीं कर सकता। जैसे सोसाइटी है हमारी, तो सोसाइटी में डॉक्टर जो है वो लोगों का इलाज करता है, जो वेजिटेबल बेचने वाला व्यक्ति है वो सब्जियां बेचता है, जो घर बनाने वाला व्यक्ति है वो सबके घर बनाता है। अगर ये सब सोसाइटी में ना हो तो क्या कोई एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा इन सब के बिना? नहीं। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है यही बताता है कि
कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अपनी नीड्स को अकेले ही फुलफ़िल नहीं कर सकता, उसके लिए वेरियस ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, वेरियस स्ट्रेटा की ज़रूरत होती है सोसाइटी में, जिसमें ये समाज बटा हुआ है, सोसाइटी बटी हुई है। मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी इन्वॉल्व क्लास डिवीज़न। सबसे ज़्यादा जो इस समय स्ट्रेटिफिकेशन का जो एक एविडेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसे जो हमें साक्षात दिख रहा है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन का जो फॉर्म है, किस फॉर्म में है स्ट्रेटिफिकेशन? क्लास डिवीज़न के फॉर्म में है। रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, ट्राइब और जेंडर के फॉर्म में है। समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में जो है अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग जेंडर के लोग रह रहे हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़े सोशल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये जो है इनइक्वालिटीज़ को कैरेक्टराइज्ड करता है ना। लोगों में जो असमानताएं हैं, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इसके एक पैटर्न को कैरेक्टराइज करता है। ओके, नाउ बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज्ड ग्रुप में इंजॉयड। तो हमने क्या अभी क्या पढ़ा था ऊपर कि इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि इनइक्वालिटीज़ हैं, किस बेस पर है? रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज। ओके, एंड सोसाइटी में लोअर और अपर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो हाई पोजीशन के लोग हैं और लो पोजीशन का ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप में बटा हुआ है, तो उसमें कुछ जो हैं ऐसा ग्रुप जो प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज्ड मतलब जिसको सारी सुविधाएं हैं, साधन युक्त हैं। तो जो एक प्रिविलेज्ड ग्रुप है, उसको जो एडवांटेजेस मिली हुई हैं, उसको उनके जो क्या लाभ हैं, उसका बेसिक फॉर्म इसमें दिया हुआ है, जिसे प्रिविलेज्ड ग्रुप इंजॉय करता है। फर्स्ट है लाइफ चांसेस। लाइफ चांसेस का मतलब है ऑल दोज मटीरियल एडवांटेजेस विच improve life of the recipients. Example, wealth, income, benefits related to health, job security and recreation. Life chances मतलब है वो सारे मटीरियल एडवांटेजेस जो किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी ग्रुप की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिन्हें ये सब मिलता है। क्या? वेल्थ, धन, आय, इनकम, और हेल्थ की से रिलेटेड बेनिफिट्स, जॉब की सिक्योरिटी, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट, ये सब जिनको मिलता है वो किनको मिलता है? प्रिविलेज्ड ग्रुप को मिलता है। दूसरा सोशल स्टेटस, जो प्रेस्टीज है वो हाई स्टैंडिंग होती है सोसाइटी में, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है उसको जो पॉलिटिकल पार्टी से या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टी ग्रुप से उनका का इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। वो कोई भी अपना काम इजीली करवा सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप से फ़ायदा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को का भी उन पर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हम एक बार और मैं समझा देती हूँ आपको। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर। जिसके पास पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, वो क्या कर सकता है? अपने से नीचे वाले ग्रुप को डोमिनेट कर सकता है, दबा सकता है ना। या फिर क्या कर सकता है? डिसीज़न मेकिंग पावर उसके हाथ में आ जाती है, तो वो उनके बिहाफ पर डिसीज़न लेता है, या फिर जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं उसका पूरा फ़ायदा उस प्रिविलेज्ड ग्रुप को मिलता है। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उन पर होता है। ये किसके लिए दिया गया है? जो प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं सोसाइटी में, जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जो जिसके पास सारे साधन हैं, उनको ये सारे एडवांटेजेस
प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। देन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स and groups to engage in competition, cooperation and conflict are shaped by social structure and social stratification, ठीक है। तो सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ग्रुप है ना, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं जिसमें कंपटीशन होता है, कॉपरेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। ये सारी चीज़ें, कंपटीशन, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को शेप देता है, आकार देता है उनको, ठीक है। अब हम समझेंगे सोशल प्रोसेसेस के बारे में। टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में जो सोशल प्रोसेसेस हैं उनको दो तरीक़ों से समझा जा सकता है। पहला ये, Sociology seeks to explain the processes of cooperation, competition and conflict in terms of the social structure of society. Sociology जो है वो cooperation, competition और conflict इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है ना, किस टर्म में? सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव टू स्टडी सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस, जो सोशल प्रोसेस है, इसको पढ़ने का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए? जो सोशल प्रोसेसेस हैं इसका क्या पर्सपेक्टिव है? दो पर्सपेक्टिव हैं इसके। पहला है फंक्शन पर्सपेक्टिव, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसको, उसके जनक जो है या फिर उसको जिन्होंने लिखा है वो है एमिल डर्केम। एमिल डर्केम ने इस पर्सपेक्टिव को दिया है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कार्ल मार्क्स ने दिया है। उसके पायनियर हैं कार्ल मार्क्स, ओके। ये जो दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं सोशल प्रोसेस के, फंक्शनल पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव जो हैं प्रिज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैव टू कोऑपरेट टू मीट देयर बेसिक नीड्स, है ना। ह्यूमन बीइंग्स को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करना होता है और प्रोड्यूस करना होता है और इस वर्ल्ड के लिए खुद को भी रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो पर्सपेक्टिव हैं वो कोऑपरेशन पर ही जोर देते हैं, ना कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट पर, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस दैट ग्रुप and individual are placed differently and unequally within the system of production relation. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जो झगड़े होते हैं आपस में, विवाद, किसी भी बात को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ये एम्फेसाइज करता है कि ग्रुप या इंडिविजुअल, है ना, वो अलग अलग तरीके से अनइक्वली प्रोडक्शन रिलेशन से सिस्टम में जुड़े हुए हैं, है ना। उनका जो प्रोडक्शन का तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है, और एक दूसरे से फिर भी वो जुड़े हुए हैं, इसी कारण उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। Thus the factory owner and the factory worker do cooperate in their everyday work, but a certain hidden conflict of interest or vested interest can be seen in their relation. इसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है फैक्ट्री ओनर का और फैक्ट्री वर्कर का। फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ ही प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन उनमें एक छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट होता है जो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए रखते हैं, दबा के रखते हैं अपने अंदर,
समय समय पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बाहर आने लगता है, उनके रिलेशनशिप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी के डिवीज़न को फोकस करता है। किस बेस पर? ऑन द बेस ऑफ कास्ट और क्लास और पैट्रियार्ची। ठीक है, पैट्रियार्ची मतलब होता है पैतृक मतलब जैसे जो फैक्ट्री ओनर है ना, फैक्ट्री ओनर जो है उसका जो बेटा होगा वही मालिक बनेगा उस फैक्ट्री का, और जो फैक्ट्री का वर्कर है उसका बेटा वो वर्कर ही बनेगा वहाँ का, दैट इज़ पैट्रियार्ची। तो जो एक फैक्ट्री ओनर है उसके बेटे को पैट्रियार्ची में क्या मिला है? ओनर मिला है, ओनरशिप मिली है। जबकि एक वर्कर के बेटे को पैट्रियार्ची में क्या मिला है? वर्किंग क्लास में जाना उसको मिला है। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी के डिवीज़न को फोकस करता है कास्ट, क्लास या फिर पैट्रियार्ची के बेस पर। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो डिसएडवांटेज्ड होते हैं और डिस्क्रिमिनेटेड भी होते हैं। समाज में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उनका हित नहीं होता, किसी भी तरह का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में उनके अपने आप जो समाज का ग्रुप है या फिर जो दो ग्रुप हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन पर ही डिपेंड करते हैं दोनों, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अपर क्लास और लो क्लास का एग्जाम्पल दिया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जितना मैंने पढ़ाया उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव तक मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड।